ब्रेकाची पश्चिमर वशत कनी हम बात कर रहे थे कि ईरान इसराइल जो कशीदगी है उसमें मजीद शिद्दत आ गई है। इसके असरात दुनिया के नक्शे पर क्या उभर कर आएंगे? अगर ऐसा ये जंग नहीं रुकी तो इसके मजीद असरात क्या होंगे? और जो सुपर पावर्स बीच में आए हैं क्या वो ये मुज़ाकरात कराने में कामयाब हो पाएंगे या मजीद जंग में शिद्दत आएगी? इस पर बात करते इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सईद सरबाजी साहब। उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर आज हम बात कर रहे हैं कि ईरान इसराइल जो कशीदगी है उसमें दिन ब दिन शिद्दत आ रही है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि इसराइल की तरफ से पहले फ़लस्तीन और उसके बाद ईरान को निशाना बनाना और ईरान का पूरी तरह से जवाब देना, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि इसराइल खुद को ताकतवर समझ रहा है इसलिए वो हमला करने के लिए इस तरह तैयार है कि हर कंट्री पे? जी बिल्कुल, आपने बड़े अपना क्या कहते हैं अच्छे टॉपिक पे और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर देखें, एक चीज समझनी चाहिए कि इसराइल जो है एक इल्लीगल रियासत है। दुनिया के अंदर जो इसराइल की जो स्टेटस है वो एज अ इल्लीगल जो है वो एक कंट्री है और उसने हमेशा जो है जेनोसाइड किया है। और हमेशा आपने देखा होगा कि फलस्तीन की जो जमीन सरजमीन है उस पे कब्जा किया हुआ है। बैतुल मुकद्दस पे भी उसने कब्जा किया हुआ है, आधा किया हुआ है और उसकी मर्जी से लोग नमाज पढ़ने भी जाते हैं। और वहां पर जो बर्बरियत इसने की है, जहां पर न सिर्फ सहाफियों को बल्कि वहां पर जो मजलूम फलस्तीनी अवाम है उनको जिस तरह से उनकी जेनोसाइड कर रहा है, और इसको किसी ने ये कोई राइट नहीं दी है कि ये दुनिया में जो है एक गुंडे की सूरत में जो है ये कार्रवाइयां कर रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका इसकी पुष्टपनाही कर रहा है और ये वो बेलगाम घोड़ा है जिसका जो जी चाहता है ये हर चीज दुनिया में करने को होता है। लेकिन इसको कोई यूनाइटेड नेशन, इवन इतना बड़ा इदारा है मौजूद मुल्कों का, सिविलाइज मुल्कों का, ये उसको भी जो है उसके चार्टर को और उसकी जो मुसलमान उसूल है उनको भी जो है ना ये नहीं मानता। और अभी अगर इसने इसराइल पे, ईरान पे जो हमला किया है, तो इस पे सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है ये कौन होता है कि ये अंपायर बने, रेफरी बने के। और हमेशा से आपने देखा होगा कि ये एक दावा करते हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर जो है बना लिया और ये वो हम उस पर हमला करेंगे। तो वही मसला ये है कि आपने इराक में भी इसी तरह किया कि मास डिस्ट्रक्शन के वेपन है, वहां से तो कोई मास डिस्ट्रक्शन के वेपन नहीं निकले। इसके बाद आपने अफगानिस्तान में भी इसी तरह किया, आपने सीरिया में भी इसी तरह किया है, आपने लेबनान में भी किया है और दुनिया भर में जो है आपने दुनिया भर में अपने बेसिस बनाए हुए हैं और हर मुल्क में आपकी मदाखलत चल रही है। और अब भी जो आपने ईरान को जो है तेहरान के, मैंने किसी दोस्त से बात की है तो तेहरान की भी सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। वहाँ पाइपलाइनें पानी की उड़ा दी गई हैं, वहाँ बैंकिंग सिस्टम खत्म हो गया है और वहाँ पर जो सिविलियन आबादी है वो नकल मकानी करने पे मजबूर हो गई है। और अगर इसराइल के अंदर किसी हॉस्पिटल में कोई अटैक हुआ है या कोई चीज हुआ है तो उसको अब वो हॉस्पिटल भी नजर आ रहे हैं और सिविलियन भी नजर आ रहे हैं। उस वक्त वो कहाँ थे जब वो फलस्तीन में, गाजा में जिस तरह की वैश्याना कॉर्पोरेट बॉम्बिंग कर रहे थे। अच्छा सर इस पे ये बात करते हैं कि अभी जो सूरत हाल है, एक तरफ जो है इसराइल की तरफ से अमेरिकी सदर का आना और उसका ईरान को मुज़ाकरात के लिए कहना, और दूसरी तरफ सुप्रीम पावर जो है वो सुपर पावर रूस और चाइना का ईरान की सपोर्ट में खुल के सामने आना और ईरान के सुप्रीम लीडर का इस मुज़ाकरात को मुस्तरद कर देना, तो आप क्या समझते हैं कि दुनिया का नक्शा चेंज होने जा रहा है या मजीद जंग में शिद्दत आने के इम्कानात हैं? देखिए, इस वक्त मैं समझता हूं कि ये एक चैलेंज बन गया है इजरायली प्रेसिडेंट के लिए भी और ट्रंप के लिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कार्रवाई की वो ये समझ रहे थे कि एक हफ्ते में या कुछ दिनों में ईरान के जो खामनाई है वो रिजीम चेंज हो जाएगी और उनके जो लोग हैं या वो इनको रिप्लेस कर लेंगे। लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए, मैं समझता हूँ। लेकिन उनकी कोशिश यही है कि किसी तरह से देखिए, खामनाई जब तक रहेगा तो ये जब तक जो है ये सिलसिला अमेरिका और इसराइल का तो यही कहना है कि ये तो बाद में भी इसी तरह रहेगा। तो उनकी तमाम तर कोशिश ये है अमेरिका की कि किसी तरह से वहाँ रिजीम चेंज हो जाए और वो उनके जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो किसी तरह से
वहां पर आ जाए, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई उन्होंने की है जी वो कार्रवाई उन्होंने बाहर मिसाइल नहीं मारे, वो जी विद इन ईरान के अंदर से हुई है जी कि ड्रोन मारे गए और बॉम्ब ब्लास्ट हुए। बिल्कुल और जिस तरह से उन्होंने जो वहां पर कारपेट बॉम्बिंग और जिस तरह टारगेटेड एक्शन किया है, बिल्कुल लेकिन इसके बाद जो है सूरत हाल अब जो है, अगर ये एक हफ्ता या 1.5 हफ्ते और जारी रही जी तो मैं समझता हूँ ये कि ये चैलेंज होगा अमेरिका के ट्रम्प के लिए भी, क्योंकि ईरान अमेरिका के अंदर भी बहुत बड़ी बगावत शुरू हो गई है ट्रम्प के खिलाफ जी कि ये तुम आए थे तो तुम तो ये कह रहे थे कि मैं दुनिया में जंगे खत्म कराऊंगा, मैं अमन का पैगंबर हूँ और पैगंबर हूँ। जी और इसके अलावा इसराइल को भी जो है पहली मर्तबा से जिस तरह से ईरान के मिसाइल वहां पर गिर रहे हैं, तो पहली मर्तबा मैं समझता हूँ कि ईरानी जो सयूनी रियासत है उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ है कि उसको पहली मर्तबा जो है वहां के जो लोग हैं वो बंकरों में जा रहे हैं और वो तकरीबन तल अवीव और हैफा में जो है नकल मकानी कर चुके हैं। बिल्कुल। बल्कि कल एक एएफपी की तस्वीर आई है जी साइप्रस की जी कि इसराइल के जो जहाज है कमर्शियल जी उन्होंने उनको छुपा दिया गया है साइप्रस में। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि वो जो इनकी प्लानिंग थी वो तकरीबन नाकाम हो गई है इसराइल की। ठीक अगर ये लड़ाई अगर मजीद 1 हफ्ता 2 हफ्ते जारी रहेगी तो मुझे नहीं लगता है कि रिजीम चेंज हो। जी और जहां तक चाइना और रशिया का ताल्लुक है तो वो खुल के अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी चैलेंज है। जी अगर ये रिजीम अगर चेंज भी हो गई और अमेरिकन और इसराइली रिजीम आ गई नहीं, ये तो पूरे खत्ते के लिए अब प्रॉब्लमेटिक होगी और खासकर पाकिस्तान के लिए भी ये जो है ना एक प्रॉब्लमेटिक पाकिस्तान को गुजरना होगा। जी अच्छा सर, लास्ट सवाल है कि अमेरिका की तरफ से अमेरिका के सदर का ये कहना है कि आने वाला हफ्ता जो है बड़ा फैसला कन हफ्ता होगा, ईरान को अभी भी मुज़ाकरात के लिए कह रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ईरान इतना पावरफुल है कि मजीद जो है वो अगर इसराइल की तरफ से मजीद अटैक्स हुए तो मजीद वहाँ पे जो है वो बर्दाश्त करना या मुज़ाकरात ना करना, और दूसरी तरफ कि अगर मजीद इसराइल की तरफ से ईरान पे अटैक होते हैं तो इसके इफेक्ट पाकिस्तान पे क्या पड़ेंगे, क्योंकि हमसाया मुल्क है, करीब है। जी बिल्कुल, देखें असर तो पड़ गए। जी आपने जो कहा नेगोशिएशन आज जेनेवा में ईरान का जो डेलीगेशन है जी वो गया हुआ है, फॉरेन मिनिस्टर फ्रांस और जर्मनी इन सब के साथ जेनेवा में मुज़ाकरात हो गए। बल्कि एक खबर ये भी थी कि ओमान में भी जो है कल एक रॉयटर की स्टोरी आई थी कि इसमें बातचीत शुरू हो गई है। ईरान ने डायरेक्टली बात शुरू, एक तो ये है कि अमेरिका के साथ डायरेक्ट भी बातचीत हो रही है। तो मैंने आपसे यही पहले अर्ज किया कि अगर ये टूल पकड़ गया तो ये इसराइल और अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। और दूसरी बात, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो बलूचिस्तान है, इस वक्त बलूचिस्तान में सारी चीजें नापैद हो चुकी है, क्योंकि बलूचिस्तान जितने बॉर्डर एरिया है और बशमूल क्वेटा में खासकर एलपीजी ईरान से बड़ी तादाद में आता है और एक ऑयल है, पेट्रोल है, वो ईरान से आता है। और दूसरा जो मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं, कराची के अंदर जो होटल है, खासकर जो पठानों के होटल है जहाँ चाय मिलता है, वो भी ईरानी पाउडर वाला जो दूध है वो इस्तेमाल करते हैं। वो ताजा दूध इस्तेमाल नहीं करते, जिससे 1 किलो में 18 किलो दूध बनता है। तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की मईशत के लिए भी, और खासकर जो बलूचिस्तान जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर भी जो सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है। वहाँ लोग डिपेंडेंट है ईरान की, पाकिस्तान के, बलूचिस्तान की टोटल इकोनॉमी बलूचिस्तान के गुड्स पे रिलाय करती है, चाहे वो तेल हो, केक हो या दूसरी चीजें हो। खासकर जो एनर्जी है, बिजली वहां से आती है, फ्यूल वहां से आता है, एलपीजी आती है गैस के। तो बहुत बड़े क्राइसिस वहां पर मुझे नजर आ रहे हैं, बल्कि शुरू हो चुके हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी सईद सरबाजी साहब, उन्होंने बात की, हमने पूरी सिनेरियो को डिस्कस किया कि जब से इसराइल ने पहले फ़लस्तीन और उसके बाद ईरान को जिस तरह निशाना बनाया, लेकिन ईरान की तरफ से जिस तरह जवाबी कार्रवाई की गई है इसके असरात मजीद क्या नज़र आ रहे हैं। जिस तरह आलमी बरादरी की तरफ से हम देखें कि बड़ी बड़ी सुपर पावर्स भी आ गई हैं इस जंग को रोकने के लिए और मुज़ाकरात की बात कर रही हैं। क्या ये मुज़ाकरात हो जाएंगे? अगर ये मुज़ाकरात हो जाते हैं तो इसके असरात क्या होंगे और इस पे किन किन नुक्तों पे मुज़ाकरात होंगे? क्या ईरान के सुप्रीम लीडर इन मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएंगे? अगर ऐसा हो जाता है तो इसके असरात क्या होंगे किन नुक्तों पे? और अगर ये मुज़ाकरात नहीं होते
तो मजीद आने वाले वक्तों में क्या क्या अंदेशा है, क्या मजीद जंग में शिद्दत आ जाएगी? अगर इसने शिद्दत इख्तियार कर ली मजीद, तो इसके असरात दुनिया के नक्शे पे क्या उभर के हमारे सामने आएंगे? क्योंकि पहले भी जो जंगें हुई थी उनके असरात कोई अच्छे नहीं थे, उनके नताइज बड़े बुरे निकले थे। और आने वाले वक्तों में, क्योंकि 2025 चल रहा है और इस वक्त दुनिया में ऐसे ऐसे मिसाइल्स, ऐसे ऐसे अटैक्स, ऐसे ऐसे हमले हो रहे हैं कि हम उनको सोच कर ही कांप जाते हैं कि आया ऐसे भी मिसाइल्स तैयार हुए हैं कि अगर इनको रोका नहीं गया या इस जंग को मजीद शिद्दत में आ गई तो फिर इसके असरात बड़े बुरे नताइज सामने आएंगे और बहुत खतरनाक नताइज आएंगे। तो इसीलिए तमाम आलमी दुनिया जो है वो कोशिश कर रही है कि इस जंग को रोका जाए। लेकिन अगर इसको रोका जाता है, लेकिन फिर भी जिन ममालिक के दरमियान, इसराइल और ईरान के दरमियान जो कशीदगी है, उन दोनों के दरमियान अभी तक इस तरह से खामोशी इख्तियार नहीं की गई, बल्कि उन दोनों के दरमियान यही कहा जाना कि ईरान की तरफ से पूरी तरह के हम पर जंग मुसल्लत कर दी गई है तो हम भी जवाब देने के लिए तैयार हैं। और इसराइल की तरफ से ये कहना कि ईरान के सुप्रीम लीडर को जो है वो धमकी आमेज बातें करना कि इनको रहने नहीं देंगे। तो इस तरह से मुज़ाकरात होते हुए क्या नजर आ रहे हैं या ना आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिस पे हमने बात की, अगर ये जंग मजीद जारी रहती है तो इसके असरात पाकिस्तान पे क्या पड़ेंगे? जिस तरह पाकिस्तान की मईशत पे तो इसके असरात हमें नजर आ रहे हैं, खास करके बलूचिस्तान जो कि बॉर्डर का हिस्सा है ईरान से, और उस पे मईशत पे तो असरात अभी से हमें नजर आ रहे हैं क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, खास करके तेल पेट्रोल जो आता है उन तमाम चीज़ों पे। मजीद अगर इस तरह रही तो इसके असरात नताइज बड़े खतरनाक होंगे और इसके इफेक्ट खास करके मईशत पे भी पड़ेगा। और क्योंकि बॉर्डर करीब होने से तो पाकिस्तान किस हद तक इफेक्टेड होगा, इन तमाम सिनेरियो पे हमने बात की। अब दीजिए मुझ ज़ैनब बलोच का इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।